हेलो स्टूडेंट्स। तो कल अपन ने यहाँ पे टॉपिक ख़त्म किया था साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन और नॉन साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन। तो हम नेक्स्ट टॉपिक जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो डार्क रिएक्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं। अभी अपन ने लाइट रिएक्शन की थी जिसके दो फेजेस थे, साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक। अब हम करने जा रहे हैं डार्क रिएक्शन। तो लाइट रिएक्शन को इसलिए लाइट रिएक्शन भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे लाइट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बट डार्क रिएक्शन के अंदर ये ऐसा कुछ भी ज़रूरी नहीं है कि अगर डार्क रिएक्शन, और इसका ये भी मतलब नहीं है कि डार्क रिएक्शन के लिए लाइट ज़रूरी नहीं है। डार्क रिएक्शन तब तक होती रहेगी जब तक उसके पास लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट होंगे। तो लाइट रिएक्शन के हमारे पास कौन कौन से प्रोडक्ट बने थे? एक तो बना था लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट जो थे वो हमारे पास कौन से थे? एक तो था हमारे पास एटीपी, दूसरा था NADPH और तीसरा था हमारे पास ऑक्सीजन। ये हमारे पास लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट थे। ऑक्सीजन तो क्या है, एटमॉस्फेयर के अंदर चली जाती है, रह जाते हैं हमारे पास ATP और NADPH2। ठीक है, अब हम यही देखेंगे कि जो हमारे ATP और NADPH2 जो हमारे बने थे लाइट रिएक्शन में कहाँ पे यूज होते हैं, वेयर इट यूज। ठीक है, तो चलो चलते हैं नेक्स्ट डार्क रिएक्शन की ओर। तो डार्क रिएक्शन को बच्चे हम डार्क रिएक्शन तो बोलते ही बोलते हैं, साथ में इसे ब्लैकमैन रिएक्शन, साथ में इसे बायोकेमिकल फेज, कार्बन एसिमिलेशन और बायोसिंथेटिक फेज भी कहते हैं। तो चलो कुछ इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स पढ़ लेते हैं डार्क रिएक्शन की। तो ATP और NADPH2 जो हमारे लाइट रिएक्शन में बने थे वो हमारे डार्क रिएक्शन में यूज होंगे। किसके लिए यूज होंगे? जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमें किस में कन्वर्ट करनी होगी? शुगर के अंदर। हम याद करो, हम टॉपिक क्या करें? फोटोसिंथेसिस का। तो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड वाटर मिलके क्या प्रोड्यूस कर रहे होते हैं? शुगर और ग्लूकोज, है ना। तो अब हमें ये देखना है कि इस रिएक्शन में कैसे होता है। अभी तो हमने कुछ नहीं किया ऐसा कि जिससे हमें शुगर मिले। ऑक्सीजन तो इसका जो बाय प्रोडक्ट है वो तो निकल गया। ठीक है, साइक्लिक रिएक्शन नॉन साइक्लिक रिएक्शन में वो तो निकल गया। ठीक है, बट अभी शुगर नहीं बनी, इसका खाना नहीं बना। तो अब देखते हैं ये खाना कैसे बनाते हैं। तो दिस फेज डज नॉट डायरेक्टली डिपेंड ऑन द प्रोसेस ऑफ लाइट। लाइट पे डायरेक्टली डिपेंडेंट नहीं है बट इनडायरेक्टली है। क्यों इनडायरेक्टली? आपसे पूछ सकते हैं कि वाई इट इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन द लाइट। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो इसके प्रोडक्ट है ATP और NADPH2 वो तो इसी रिएक्शन में यूज होंगे। तो अगर वो होंगे तब भी रिएक्शन होगी, अदरवाइज रिएक्शन नहीं होगी। तो रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर हम कह सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्सेशन जो की थी सबसे पहले डिस्कवर, वो की थी मेल्विन कैल्विन ने। ठीक है, मेल्विन कैल्विन ने, और इन्होंने पूरा ही इसका बायो पाथवे जो था ना वो पूरा ही फॉर्म कर लिया था। तो इसलिए इस साइकिल को हम कैल्विन साइकिल भी बोलते हैं। ठीक है, तो जो फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड है साइकिल का वो 3 कार्बन कंपाउंड है। ठीक है, 3 कार्बन कंपाउंड जिसे हम कहेंगे PGA। 3 कार्बन कंपाउंड है, PGA। मतलब क्या है इसका? फास्फो ग्लिसरिक एसिड। ठीक है, ये एक 3 कार्बन कंपाउंड है, मतलब इसके अंदर 3 कार्बन होते हैं। 1 2 3, ये 3 कार्बन होते हैं। तो ये फर्स्ट
इंटरमीडिएट स्टेबल कंपाउंड है जो इस रिएक्शन में बना है, तो इसलिए इसे हम C3 साइकिल भी बोल देते हैं। बहुत फेमस है C3 साइकिल और बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो फर्स्ट फॉस्फोग्लिसरिक एसिड कंपाउंड है। स्टडी इसको किसने किया था? केल्विन ने। किसके ऊपर किया था? क्लोरेला, एक एल्गा है उसमें किया था। ठीक है, एल्गा के अंदर किया था। अब इसके अंदर एक एंजाइम है रबिस्को, जिसे कहते हैं राइबोलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजिनेज। अब ये जो रबिस्को है ना, ये एक एंजाइम है जो C3 साइकिल के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल फॉर्म करता है। इसने इस एंजाइम का काम क्या है कि इसने जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी फिक्सेशन करनी है। इसके बिना कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन नहीं हो सकती। अब ये जो हम साइकिल करने जा रहे हैं, ये साइकिल जो है वो 3 स्टेप में बटा हुआ है। कितने स्टेप? 3 स्टेप्स के अंदर, जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन होगी। ठीक है, फिर उसकी रिडक्शन होगी, फिर उसके बाद रीजनरेशन होगी। रीजनरेशन किसकी होगी वो भी देखते हैं। तो सबसे पहले जो राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट है, ये हमारे पास एक कंपाउंड है। अब इसके साथ राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट के साथ कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एटमॉस्फेयर से मिलती है और वाटर जब इसके साथ मिलते हैं तो ये क्या करता है? ये कार्बोक्सिलेशन करता है। ठीक है, ये मल्टीपल स्टेप रिएक्शन है जो कि आपके NCERT के अंदर शॉर्ट फॉर्म में है। ठीक है, शॉर्ट में है, तो हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा समझने की कोशिश करेंगे कि जो राइबोलोज 1,5 फॉस्फेट है वो कार्बन डाइऑक्साइड, एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेके कार्बोक्सिलेशन करता है, जो कि फर्स्ट स्टेप है इस साइकिल का, और फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बनाता है। फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बनाता है 3 कार्बन कंपाउंड, जिसको हम कहते हैं फॉस्फोग्लिसरेट। और ये फॉस्फोग्लिसरेट जो है वो रिड्यूस होता है किसके अंदर? ट्राइओज फॉस्फेट के अंदर। जब फॉस्फोग्लिसरेट रिड्यूस होता है ट्राइओज फॉस्फेट के अंदर, उस टाइम पे इसको 2 ATP चाहिए होती हैं और 2 NADPH चाहिए होती हैं। ठीक है, 2 ATP और 2 NADPH2 चाहिए होती हैं पर कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल फिक्स करने के लिए। अब इसके अंदर हम एक कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल की एग्जाम्पल ले रहे हैं। ठीक है, 6 की नहीं ले रहे, 1 की ले रहे हैं। तो उसमें जब ATP, अब देखो यहाँ पे ATP यूज हुआ ना, एनर्जी यूज हुई। एनर्जी यूज जब होगी तो क्या देगी? ADP और IP, और फिर क्या दे देगी? NADP आयन। अब ये ट्राइओज फॉस्फेट जो है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सुक्रोज और या स्टार्च के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ये हमारा बन गया ग्लूकोज, जो हमारा शुगर है वो बन गया। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। अब इसके अंदर सबसे बड़ा काम किसका था? इसके अंदर सबसे बड़ा काम था यहाँ पे जो एंजाइम यूज हो रहा था RUBP। यहाँ पे जो एंजाइम है वो क्या है? RUBP। और इसको क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करता है इसलिए इसको क्या देते हैं? RUBP कार्बोक्सिलेज। कार्बोक्सिलेज। ठीक है, अब ये RUBP की वजह से ही ये हमारे पास ट्राइओज फॉस्फेट बना और सुक्रेज स्टार्च बना। अब ये दोबारा इस रिएक्शन से फाइंड आउट करना बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए रीजनरेशन होती है फिर RUBP की। और इसके लिए क्या चाहिए? इसके लिए एक और ATP चाहिए। क्या चाहिए? एक और ATP चाहिए। और ATP जब ये यूज़ होगा तो ये फिर PI और ADP के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा और फिर से हमें क्या मिल जाएगा? राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट और RUBP। ठीक है, ये है हमारा
C3 साइकिल। अब इस C3 साइकिल के अंदर देखो क्या हुआ कि जब हमने एक कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स करनी थी, ठीक है, एक कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स करनी थी, उसके बदले में हमें जो कार्बन डाइऑक्साइड टोटल इस साइकिल के अंदर जो ATP चाहिए थे वो 3 ATP चाहिए थे और 2 NADPH2 चाहिए थे, DPH चाहिए थे, ठीक है। बट एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज बनाना हो तो हमें क्या चाहिए? ये चीज़ें लर्न करनी बहुत ज़रूरी है बच्चे, ठीक है। तो हम एक टेबल बनाते हैं कि अगर 6 कार्बन डाइऑक्साइड यूज होंगे, 6 कार्बन डाइऑक्साइड यूज होंगे तो 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज बनेगा, वन ग्लूकोज बनेगा, ठीक है। 6 कार्बन डाइऑक्साइड पे 1 ग्लूकोज बनेगा। तो हमने क्या पढ़ा था कि एक कार्बन डाइऑक्साइड यूज होती है जब ग्लूकोज बनाने के लिए तो 3 ATP यूज हुए, तो 6 यूज होंगे तो 6 × 3 18। तो यहाँ पे कितनी ATP यूज होगी? 18 ATP यूज हुई और किस में कन्वर्ट होगी? 18 ADP के अंदर। और कितने हमारे NADPH यूज हुए? 12 NADPH और क्या रह गए? 12 NADP। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसको याद करना जरूरी है, ठीक है। तो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाने के लिए हमें केल्विन साइकिल की 6 टर्न्स लेने पड़ेंगे, ठीक है। एक कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे फिक्स हुई है तो यहाँ पे 6 बार जब कार्बन डाइऑक्साइड ऐसे फिक्स होके जाएगी तब हमारे पास एक मॉलिक्यूल किसका बनेगा? ग्लूकोज का बनेगा। आज के लिए इतना ही, कल हम नेक्स्ट साइकिल करेंगे, दैट इज अ C4। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय।